दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, महाराष्ट्र के लिए विधानसभा चुनाव हो रहा है। नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। 20 नवंबर को वोटिंग होनी है, 23 नवंबर को मतगणना भी होनी है। तमाम पार्टियों के बड़े नेता महाराष्ट्र के चुनाव के लिए अपनी तरफ से अपना योगदान देते हुए दिखाई दे रहे हैं। चाहे महाविकास आघाड़ी की बात करें, चाहे महायुति की बात करें, यानी एनडीए की बात करें या इंडिया की बात करें, जो भी नेता महाराष्ट्र से किसी न किसी प्रकार से ताल्लुक रखते हैं, लगभग सभी महाराष्ट्र की राजनीति में इन्वॉल्व दिखाई दे रहे हैं, सक्रियता से योगदान देते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक नेता जिनकी राष्ट्रीय पहचान है और वो पहचान महाराष्ट्र से बनी है, वो नेता कहीं चुनाव के दरमियान नजर नहीं आ रहे। नाम है नितिन जयराम गडकरी। संक्षेप में कहें तो नितिन गडकरी। नितिन गडकरी कहीं नहीं दिख रहे हैं महाराष्ट्र चुनाव में। महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी की तरफ से जो चेहरे दिख रहे हैं वो अमित शाह दिख रहे हैं, वो भूपेंद्र यादव दिख रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस दिख रहे हैं, विनोद तावड़े भी दिख रहे हैं, कभी कभार नरेंद्र मोदी भी महाराष्ट्र में दिख रहे हैं चुनावी अभियान में। और बाकी तरीके से औपचारिक रूप से अभियान भले शुरू नहीं हुआ है, लेकिन चुनावी जो संधियां हो रही है, जो चुनावी बिसात बिछ रही है, उसमें नरेंद्र मोदी भी दिख रहे हैं। सवाल यह उठता है कि नितिन गडकरी कहां है? महाराष्ट्र भाजपा के सबसे बड़े नेता नितिन गडकरी, वो कहां है? नागपुर से सांसद हैं, मोदी कैबिनेट के एक महत्वपूर्ण मंत्री हैं, और बहुत साफगोई के साथ कहा जाए तो जिस मंत्रालय के कामकाज को दिखाकर नरेंद्र मोदी सरकार ढिढोरा पीटती है, वो मंत्रालय भी नितिन गडकरी का ही है। बाकी मंत्रालय के काम इस पूरे देश में लोगों को पता है कैसे चल रहे हैं। बावजूद उसके नितिन गडकरी अपने गृह राज्य के चुनाव में अपनी सक्रियता दिखाते हुए नहीं दिख रहे हैं। दिल्ली में अक्सर उनके दर्शन हो जाते हैं, वीकेंड पर अक्सर वो अपने संसदीय क्षेत्र भी चले जाते हैं, लेकिन चुनाव की वजह से जाते हैं ऐसी बात नहीं है। पहले भी जाते रहे, उनका क्षेत्र है, सभी सांसद ऐसा करते हैं। जो केंद्र में मंत्री हैं तो खास तौर पर करते हैं। लेकिन नितिन गडकरी को चुनाव प्रक्रिया से दूर कर दिया गया है, या नितिन गडकरी चुनाव प्रक्रिया से दूर हो गए हैं, यह किसी की समझ में नहीं आ रहा। जिस इलाके से नितिन गडकरी आते हैं वहां 62 विधानसभा सीटें हैं। जी हां, मैं विदर्भ इलाके की बात कर रहा हूं। 62 विधानसभा सीटें हैं, और 2014 में जब विधानसभा चुनाव हुआ तो 62 में 44 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती, और विदर्भ के बूते ही देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे। 2019 में भी जब चुनाव हुआ, सीटें घटी जरूर, लेकिन तब भी 62 में 29 सीटें अकेले बीजेपी ने जीती थी। तब भी बीजेपी को 100 का आंकड़ा पार कराकर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनाने में विदर्भ की बड़ी भूमिका थी। उस विदर्भ इलाके में जब लोकसभा का चुनाव हुआ है 2024 का, उस चुनाव को यदि आप देखें तो 10 में से 8 सीटें गंवानी पड़ी है। केवल 2 सीटें मिली है भारतीय जनता पार्टी को, और 1 सीट नितिन गडकरी की है। 1 सीट अकोला भी मिली है, तो अकोला की सीट इसलिए मिल गई भारतीय जनता पार्टी को क्योंकि वहां पर प्रकाश आंबेडकर की पार्टी ठीक ठाक संख्या में वोट लाने में कामयाब हो गई। अन्यथा वो सीट भी एक तरह से गिफ्टेड सीट ही मानी जानी चाहिए। तो जो विदर्भ इलाका गढ़ कहा जाता था, उस विदर्भ इलाके में हालात खराब है, लेकिन नितिन गडकरी की सक्रियता नहीं दिख रही है। विदर्भ के इलाके को, विदर्भ की अघोषित राजधानी को, नागपुर को महाराष्ट्र के दूसरे इलाकों से जोड़ने के लिए बड़ा ही शानदार एक्सप्रेसवे गडकरी जी ने बनाया, लेकिन उस एक्सप्रेसवे पर गडकरी जी चुनावी रूप से नदारद दिख रहे हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट लेकर के विदर्भ के इलाके में आए, कुछ प्रोजेक्ट तो गुजरात भी चले गए। क्या इस वजह से गडकरी जी मुंह नहीं दिखा रहे कि जो प्रोजेक्ट वो लाते हैं उनमें से अधिकांश प्रोजेक्ट उठा करके गुजरात पहुंचा दिए जाते हैं? फिर वो क्षेत्र के लोगों को, इलाके के लोगों को क्या जवाब देंगे? ये वजह तो नहीं है कि उन्होंने चुनाव में खुद से दूर कर लिया है कि राज्य की जनता को एहसास हो ही गया है कि भारतीय जनता पार्टी में नितिन गडकरी की पूछ कम हो गई है। एक दूसरा कारण भी है। भारतीय जनता पार्टी में परंपरा रही है कि जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं वो मोटे तौर पर पार्टी के केंद्रीय संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य होते हैं।
ये परंपरा तब तोड़ी गई जब अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया गया, तीनों पूर्व अध्यक्षों को, और केंद्रीय चुनाव समिति और संसदीय बोर्ड से बाहर कर दिया गया। लेकिन तब उनकी उम्र 85 पार हो चुकी थी, 80 पार तो जरूर थी तीनों की उम्र। लेकिन नितिन गडकरी को जब केंद्रीय संसदीय बोर्ड में नहीं लिया गया, केंद्रीय चुनाव समिति में नहीं लिया गया, उसके बाद की परिस्थितियों को देखें तो साफ जाहिर हो जाता है कि न तो नितिन गडकरी सक्रिय राजनीति से दूर थे, न ही नितिन गडकरी 80 पार के हो चुके थे। ऐसे किसी भी पैरामीटर पर वो फिट नहीं बैठते थे। अभी तो वो 70 पार के भी नहीं है, अभी वो 70 भी नहीं पहुंच पाए हैं। लेकिन नितिन गडकरी को पार्टी की इन दोनों टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी से, निर्णय लेने वाली सबसे बड़ी पार्टी की जो दो संस्थाएं हैं, संसदीय बोर्ड और चुनाव समिति, वहां नितिन गडकरी नदारद कर दिए गए। तो इस वजह से भी नितिन गडकरी की सक्रियता में कमी देखी जा सकती है, क्योंकि नितिन गडकरी को भी यह लग रहा है कि पार्टी के मौजूदा निजाम में जब उनकी पूछ नहीं है तो क्या जरूरत है टांग अड़ाने की। बाकी तमाम काम नितिन गडकरी से लिए जा रहे हैं। ईरान भेजना था, नितिन गडकरी भेज दिए गए। विदेश मंत्रालय का जो काम है वो काम कराने के लिए भेजना था, भेज दिए गए। लेकिन गृह राज्य का चुनाव है और उस राज्य में उनकी एक शाख रही है, अपनी पार्टी के लिए दर्शन नहीं दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र में क्या स्थिति थी? भारतीय जनता पार्टी की स्थिति यही थी कि जो एकीकृत शिवसेना थी बाल ठाकरे के नेतृत्व वाली, विभाजन के पहले की शिवसेना, उस शिवसेना के पीछे भारतीय जनता पार्टी स्टेपनी की तरह चलती थी। गोपीनाथ मुंडे हो, नितिन गडकरी हो, प्रमोद महाजन हो, सब बाल ठाकरे की पार्टी के पीछे नेतागिरी करते थे। जैसे बिहार में नीतीश कुमार के पीछे बीजेपी राजनीति करती है, वैसे ही महाराष्ट्र में शिवसेना के पीछे बीजेपी राजनीति करती थी। उससे शिवसेना बाहर कब निकली? उससे शिवसेना बाहर निकली 2014 के विधानसभा चुनाव में, जब पूरा राज्य चतुष्कोणीय मुकाबले की सूरत में चला गया। कांग्रेस और एनसीपी का गठबंधन भी टूट गया, भाजपा और शिवसेना का गठबंधन भी टूट गया। पूरे राज्य में चतुष्कोणीय मुकाबला, 4 कॉर्नर कॉन्टेस्ट, और 4 कॉर्नर कॉन्टेस्ट में लगभग 27% वोट, महज 27% वोट लेकर भारतीय जनता पार्टी ने 120 का आंकड़ा पार कर लिया, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन गई। और उसके बाद से बीजेपी को यह गुमान हो गया कि राज्य में अपने बूते वो बहुमत भी ला सकती है, अपने बूते सरकार भी बना सकती है, अपने बूते सियासत भी कर सकती है। लेकिन यह गुमान टूटा 2019 के लोकसभा चुनाव में, महाराष्ट्र में भी और बिहार में भी। महाराष्ट्र में भी उद्धव ठाकरे की पार्टी से गठबंधन करके चुनाव लड़ना पड़ा, और बिहार में भी 22 लोकसभा सीटें जीतने वाली भाजपा को 17 सीटों पर लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, नीतीश कुमार से अलायंस करना पड़ा। अब भारतीय जनता पार्टी उन राज्यों में जहां वो अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती, और इस बात का उसे बखूबी इल्हाम है, बावजूद इसके जो सबसे चमकदार चेहरा है उसको किनारे रखकर कैसे सोच रही है। 288 सदस्यों की विधानसभा है, फ्लाईओवर मिनिस्टर के तौर पर नितिन गडकरी की पहचान रही है। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे को बनाने में नितिन गडकरी की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। और उस महाराष्ट्र में नितिन गडकरी को सिर्फ विदर्भ और नागपुर तक सीमित करके नहीं देखा जा सकता। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को राजस्थान वाला गुमान कहीं ना कहीं अभी भी दिखाई देता है। राजस्थान में बीजेपी को यह उम्मीद थी कि बिना वसुंधरा राजे के भी वो बहुमत हासिल कर सकती है। बहुमत तो हासिल किया, लेकिन जो बड़ा बहुमत वसुंधरा राजे के चेहरे के साथ मिलता था वो नहीं मिला। सरकार चलाने लायक बहुमत मिल गया। लेकिन यह फॉर्मूला महाराष्ट्र में कैसे फेल होता है? इसका सीधा साधा उत्तर यही है कि जिस महाराष्ट्र में नितिन गडकरी के रहते भारतीय जनता पार्टी बहुमत हासिल नहीं कर पाई, उस महाराष्ट्र में नितिन गडकरी के बिना भारतीय जनता पार्टी की साख कैसे बचेगी, सवाल तो यह खड़ा होता है। राजस्थान में तो बहुमत मिलता था, चाहे भैरव सिंह के चेहरे के सहारे, भैरव सिंह शेखावत के, चाहे वसुंधरा राजे के सहारे। मध्य प्रदेश में बहुमत मिलता था, चाहे उमा भारती का चेहरा हो या सुंदरलाल पटवा का चेहरा हो, या फिर
शिवराज सिंह चौहान का चेहरा हो सकता है मोहन यादव के चेहरे पर भी मिल जाए। लेकिन महाराष्ट्र और बिहार जैसे राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी बहुमत का सपना भी नहीं देख सकती, कभी उस हकीकत को से रूबरू भी नहीं हो पाई भारतीय जनता पार्टी की बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है, वहां अपने सबसे बड़े चेहरे को किनारे लगाकर सोचना यह थोड़ा अटपटा निर्णय लगता है। महाराष्ट्र को देखें तो एक राज्य में कई राज्य दिखाई देते हैं, मसलन विदर्भ, मराठवाड़ा, कोंकण, मुंबई पुणे बेल्ट, उत्तर महाराष्ट्र, खानदेश, ये सब इलाके अलग अलग इलाके लगता है कि एक संयुक्त महाराष्ट्र की सूरत है। लेकिन संयुक्त महाराष्ट्र के बावजूद राज्य की राजनीति में कुछ ऐसे चेहरे हैं जो पार्टी और जनाधार से ऊपर माने जाते हैं। राज्य के हर वर्गों के बीच जिनकी ठीक ठाक पैठ बताई जाती है, हर जगह उनकी प्रेजेंस को नकारा नहीं जा सकता। उनमें एक नाम शरद पवार का है, दूसरा नाम अब उद्धव ठाकरे का है और तीसरा नाम नितिन गडकरी का है। शरद पवार और उद्धव ठाकरे की पार्टी छोड़िए, उनका गठबंधन उन दोनों के चेहरे का भरपूर इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास जो सबसे बड़ा एसेट है उसका इस्तेमाल वो कहीं करने के लिए तैयार नहीं है। यहां तक कि गडकरी के अपने इलाके विदर्भ में भी वो करने के लिए फिलहाल इच्छुक नहीं दिखती। 62 सीटें विदर्भ में है, 58 सीटें वेस्टर्न महाराष्ट्र में है, 75 सीटें तटीय महाराष्ट्र में है, 47 सीटें उत्तर महाराष्ट्र में है, कुछ और इलाके हैं महाराष्ट्र के वहां ठीक ठाक सीटें हैं। और हर जगह नितिन गडकरी का काम, उनका फुटप्रिंट, भारतीय जनता पार्टी के संगठन में उनकी भूमिका, चाहे प्रदेश स्तर पर रही हो या बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष रही हो, हर जगह नितिन गडकरी दिखाई देते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर दिखाई नहीं देते। एक तो पार्टी की हालत खराब, एक तो पार्टी की स्थिति महाराष्ट्र में यह बनी हुई है कि 50 के आंकड़े तक भारतीय जनता पार्टी कैसे पहुंचेगी, और दूसरा जो 50 के आंकड़े तक पहुंचाने की क्षमता जिनके अंदर देखी जाती है वो खुद गायब दिखते हैं या गायब कर दिए जाते हैं। दरअसल कई बार कार्डर बेस्ड पार्टियों को यह भ्रम हो जाता है कि बिना चेहरे के वो चुनाव जीत सकते हैं, बिना नेता के वो कार्डर बेस्ड पार्टियां चुनाव जीत सकती है। भारत की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टियों को कार्डर बेस्ड पार्टी माना जाता है। कम्युनिस्ट पार्टियों को भी बहुत गुमान था और वो न्यूक्लियर डील और सिंगूर नंदीग्राम के बाद टूटा। भारतीय जनता पार्टी को भी बहुत गुमान था कि अटल बिहारी वाजपेयी का चेहरा न सही तो आडवाणी का चेहरा सही, उसके सहारे जीत मिल जाएगी। बिहार के चुनाव में 2015 में तो नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ने चले गए थे, बुरी तरह मात खानी पड़ी। महाराष्ट्र के चुनाव में पिछली बार 2019 के लोकसभा के चुनाव के तत्काल बाद हुए विधानसभा चुनाव की बात करें तो यही गुमान भारतीय जनता पार्टी को था। उद्धव ठाकरे की पार्टी को अलायंस में होने के बावजूद इग्नोर किया जा रहा था। क्या मिला? 80 घंटे की सरकार का नेतृत्व। देवेंद्र फडणवीस को 5 साल सत्ता संभालने के बाद 80 घंटे की सरकार का नेतृत्व। सुबह 5 बजे या 6 बजे एक सनसनीखेज घटनाक्रम में अचानक शपथ दिला दी गई। आज भारतीय जनता पार्टी के अलायंस पार्टनर के पास वोट नहीं है। एकनाथ शिंदे के पास अपनी और अपने जिले की एक आध सीटों के अलावा दूसरी सीट जिताने की क्षमता नहीं है। 2, 4, 10 सीटें मिल जाए वो अलग बात है। अजीत पवार बारामती में अपनी सीट निकाल लेंगे, यह भरोसा महाराष्ट्र के राजनीतिक प्रेक्षकों को भी नहीं है। और देवेंद्र फडणवीस अपनी विधानसभा सीट के अलावा कितनी विधानसभा सीटों पर अपना प्रभाव छोड़ पाएंगे, यह भरोसा खुद भाजपा नेताओं को नहीं है, क्योंकि यदि भरोसा उनके ऊपर होता तो उन्हें डिप्टी सीएम बनने को मजबूर नहीं किया जाता। तो ऐसे में जो भरोसे लायक चेहरा है, जिस पर कम से कम इन नेताओं की तुलना में, चाहे वो अजीत पवार हो, चाहे वो एकनाथ शिंदे हो, चाहे वो देवेंद्र फडणवीस हो, चाहे वो विनोद तावड़े हो, चाहे वो पीयूष गोयल हो, चाहे वो सुनील तटकरे या प्रफुल्ल पटेल हो, इस पूरे महाराष्ट्र एनडीए के अंदर यानी महायुति के अंदर एक भी ऐसा चेहरा नहीं है जो नितिन गडकरी के राजनीतिक कद की बराबरी कर सके,
और महाराष्ट्र की जनता में उनकी जो छवि है उस छवि को टक्कर दे सके, बावजूद इसके उस चेहरे को ही गायब कर दिया गया। यह बिल्कुल उसी तरह की बात है कि भारतीय क्रिकेट टीम को मैच जिताने का काम यदि जसप्रीत बुमराह करते हैं और भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा को यह गुमान हो जाए या बीसीसीआई को यह गुमान हो जाए कि रोहित शर्मा के बिना भी हम मैच जीत सकते हैं, या जसप्रीत बुमराह के बिना भी हम मैच जीत सकते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में दरअसल यही हो रहा है कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी अभी भी उसे लग रहा है कि कैडर बेस्ड पार्टी है, उसके पीछे संघ की एक बड़ी ताकत है, उसके पीछे महायुति की एक ताकत है, और इन सब के सहारे वो शरद पवार और उद्धव ठाकरे जैसे टावरिंग फिगर, विदर्भ के इलाके में कांग्रेस पार्टी की एक ताकत, और इन सब का मुकाबला वो करके ले जाएगी, ऐसा उसका भरोसा है। ना तो सक्रिय नेता दिख रहे हैं, ना ही इफेक्टिव यानी प्रभावी नैरेटिव दिख रहा है, और ना ही भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के या महायुति जो भी कहे उसके पक्ष में कोई माहौल दिख रहा है। यानी ना तो माहौल, ना ही मुद्दा और ना ही चेहरा। जब तीनों नहीं दिख रहा है तो उस परिस्थिति में चुनाव में करिश्माई व्यक्तित्व की जरूरत होती है, और जब वो करिश्माई व्यक्तित्व भारतीय जनता पार्टी के पास अभाव दिख रहा है महाराष्ट्र में, तो काम तो कम से कम जो करिश्माई व्यक्तित्व था उसी से चलाना था। फिर उस करिश्माई व्यक्तित्व का इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा है, ये लोगों की समझ से परे है। और जिस प्रकार की परिस्थितियां अभी बनी हुई है महाराष्ट्र में, उन परिस्थितियों में जहां साफ साफ दिखाई दे रहा है कि महाविकास आघाड़ी बहुत आगे जा रही है, महाविकास आघाड़ी कहीं 3/4 बहुमत यानी 225 सीटों की संख्या को भी पार न कर जाए, यह स्थिति महाराष्ट्र में बनती हुई दिखाई दे रही है। तो उस परिस्थिति को भांप कर नितिन गडकरी ने खुद ही तो अपना रास्ता नहीं बदल लिया है कि जो हो रहा है वो होने दो, हमारे जाने से कौन सा फर्क पड़ता है। लेकिन सवाल यही है कि आज की भारतीय जनता पार्टी में बिना आलाकमान की मर्जी के एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो आलाकमान यदि कह दे कि नितिन गडकरी को सक्रिय होना है, तो नितिन गडकरी को सक्रिय होने से वो खुद भी मना नहीं कर सकते। लेकिन सवाल यही है, यक्ष प्रश्न यही है कि सक्रिय भूमिका निभाने के लिए कोई कहे तो सही। बिन बुलाए बाराती की तरह नितिन गडकरी जैसे नेता बारात में भोज खाने नहीं पहुंच सकते, ये बात तो करीब करीब तय है। और भारतीय जनता पार्टी बिन बुलाए बारातियों को बारात में देखना भी पसंद नहीं करती। यहां तो बुलाए हुए बाराती भी हिचकते हैं कि कहीं बारात में तो जाएंगे, लेकिन माले में घुसने की, यानी जो माला पहनाया जाता है उस माला में अंदर दिखने की जरूरत करने की जरूरत नहीं है। तो उस परिस्थिति में गडकरी खुद से अलग है या भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें किनारे कर रखा है, इस दोनों थ्योरी में सबसे ज्यादा दमदार थ्योरी यही है कि जब संसदीय बोर्ड से बाहर कर दिया, केंद्रीय चुनाव समिति से बाहर कर दिया, और सिर्फ एक कैबिनेट मंत्री तक की हैसियत गडकरी की छोड़ रखी है, तो उस परिस्थिति में स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी ही नितिन गडकरी की क्षमताओं का भरपूर उपयोग करने के लिए तैयार नहीं है, भले ही चुनाव की स्थितियां कितनी भी खराब हो जाए। आगे आगे देखिए, बीजेपी के बारे में जो कहा जाता है कि बीजेपी अपने छोटे से छोटे पॉलिटिकल एसेट का, छोटी सी छोटी राजनीतिक पूंजी का भरपूर इस्तेमाल करती है, तरीके से इस्तेमाल करती है। लेकिन यहां तो पूंजी को फिक्स डिपॉजिट की तरह कहीं एफडी कराकर उसके कागज को घर में बंद करके रख दिया गया, अलमारी में बंद करके रख दिया गया है। बाकी कोई दूसरी पूंजी नितिन गडकरी के अलावा, बीजेपी छोड़ दीजिए, पूरे महायुति सरकार में कहीं दिखती नहीं है। और आने वाले चुनाव में जब ये चुनाव हो जाएगा 23 नवंबर को, जो नतीजे आएंगे उन नतीजों में विमर्श का एक बड़ा मुद्दा यह भी देखने को मिलेगा कि आखिर नितिन गडकरी को सक्रिय होने के लिए नहीं कहा गया या नितिन गडकरी चुपचाप घर बैठ गए। देखते जाइए क्या होता है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।